नमस्ते फैमिली, विवेक अल्कोहलिक। हाय विवेक दोस्तों, भाई। मैं ईश्वर की कृपा से मेरी वाइफ के अनकंडीशनल सपोर्ट से और आप सब लोगों के साथ से आज के दिन शराब से दूर हूँ। अ, दोस्तों, मैं होप ग्रुप इंदौर से हूँ और एट प्रेजेंट तकरीबन पिछले 1.5 साल से शराब से दूर हूँ। ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अभी अभी जैसे पहले एक फेलो मेंबर कह रहे थे, हेल्दी फियर और अनहेल्दी फियर। वास्तव में ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है मेरे जैसे व्यक्ति के लिए। दोस्तों, मैं 90 डेज एक रिहैब फैसिलिटी में था। मेरी वाइफ ने मुझे वहां पे डाल दिया था और जब वहां से बाहर आया था तो सिर्फ ढेर सारा रिसेंटमेंट लेके आया था और एक ओवर कॉन्फिडेंस लेके आया था। रिसेंटमेंट इसलिए था कि मेरे साथ मेरे काउंसलर ने मारपीट की थी और ओवर कॉन्फिडेंस इसलिए था कि 3 महीने में मुझे ये लगता था कि मैं इस प्रोग्राम को पूरी तरह से समझ चुका हूँ। इस प्रोग्राम की मुझे तो आवश्यकता नहीं है, मैं तो इससे ठीक नहीं हो पाऊंगा। ऐसा थोड़ा सा इस कारण से भी था बिकॉज मैं हमेशा से एक बहुत अच्छा मास्टर रहा था, अंदर कुछ और ऊपर दिखाना कुछ। तो वहां पे मुझे ये लगता था कि अगर मैं यहाँ पे अच्छे से बिहेव करूंगा तो रिहैब से मुझे जल्दी से जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि वहाँ के साथ के लोग मुझे बताते थे कि आप यहाँ पे कम से कम 3 महीने रहोगे, लेकिन कोई 2 महीने में डिस्चार्ज हो गया है, कोई तो 4 महीने 6 महीने भी रहा है। तो मैं वहाँ पे काउंसलर को इम्प्रेस करने के लिए बिग बुक पढ़ता रहता था। समझ भी मुझे उतनी नहीं आती थी। मतलब जिसको कहते हैं कि अंदर तक उतर जाए, दिल में उतर जाए, ऐसी बात नहीं होती थी। लेकिन मैं फिर भी पढ़ता जाता था। एक के बाद एक मैंने 2 बारी 2 महीनों में पूरी बिग बुक को पढ़ डाला। लेकिन वो अंदर जाने वाली कोई बात नहीं थी, उल्टा मैं दूर हो गया था बिग बुक से। मुझे लगता था ये सब क्या है, मुझे इन सब की जरूरत नहीं है, और अगर ये कोई अच्छी चीज है भी तो मैं तो इससे नहीं हो पाऊंगा, लोग ठीक हो पाते होंगे इससे। और फिर जो मेरे साथ वहां पे बर्ताव हुआ मारपीट का, तो बाहर आके मैंने एक ही प्रोग्राम के लिए ही एक तरह का एक एवर्जन, एक दूरी बना ली थी कि यार इस प्रोग्राम में तो दम नहीं है। फिर मेरे साथ किसी काउंसलर ने ऐसा किया तो उसने भी तो एक का प्रोग्राम किया हुआ है, तो फिर तो ये तो ठीक नहीं है। तो मुझे वहां पे एक फेलो मेंबर ने बताया था कि तुमको पहले पैक से दूर रहना चाहिए। अगर वो तुम रह पाते हो तो तुम सोब्राइटी को मेंटेन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। अब उस मेंबर ने मुझे ऐसा नहीं कहा था कि सिर्फ पहले पैक से दूर रहना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। लेकिन वो, क्योंकि मैं सिर्फ अपने इंटरेस्ट की बात सुनना मेरी आदत है, इसलिए मैंने सिर्फ वो उतनी बात सुनी, मैं उतनी बात सुन के बाहर आ गया। और मैं अगले कुछ दिनों इसी बात को पकड़ के चल रहा था। लेकिन हाँ, ये डर जरूर था कि अभी तो कोई मेंटल ऑब्सेशन नहीं है मेरे दिमाग में। उस समय पे जब मैं रिहैब से बाहर आया था, उल्टे बहुत ज्यादा चिढ़ थी मेरे मन में शराब के लिए कि ये बेकार चीज है और मेरा जीवन बहुत अच्छा था और ये सब क्या हो गया। तो कहीं से कहीं तक कोई मेंटल ऑब्सेशन, फिजिकल क्रेविंग का तो सवाल ही नहीं, वो तो बहुत जल्दी दूर हो गई थी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो लेकिन धीरे धीरे ये लगता था कि यार मैं इससे बहुत ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाऊंगा, क्योंकि मीटिंग्स रेगुलरली जाने लगा था मैं रिहैब से बाहर आते ही अगले दिन से। तो फेलो मेंबर्स की शेयरिंग सुनता था, सबके अनुभव सुनता था, और कई लोगों के अनुभव खराब भी थे, कुछ के ठीक ठाक थे, लाइक दैट। तो वो सुन के लगने लगा था कि यार जब इनके साथ ऐसा हो सकता है तो मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो एक तरह का एक फियर मेरे मन में था कि यार ये ऐसे तो नहीं चलेगा। और तब फिर मैं बड़ा कंफ्यूज था और बड़ा अपने आप को एक सेल्फ पिटी मोड में जाने लगा था कि प्रोग्राम पे मुझे विश्वास हो नहीं रहा है, इसके अलावा कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, तो फिर ये ऐसे कैसे काम चलेगा। पर वो द फैक्ट इज फ्रेंड्स कि वो यहाँ पे बिल्कुल सही कहा जाता है कि मुझे बस वो वन डे एट ए टाइम यहाँ पे आते रहना है। तो मुझे एक तरह से थोड़ा सा विश्वास डेवलप होने लगा था। एटलीस्ट ये तो समझ में आने लगा था कि अगर मैं यहाँ पे आता रहता हूँ तो मेरा कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं अपने आप में देख पाता था, मेरी वाइफ भी मुझे बताती थी कि आप मीटिंग में जाने के पहले का आपका मूड और आने के बाद का आपका मूड में बहुत अंतर देखने को मिलता है। चाहे फिर वो अगले दिन मेरा मूड वापस खराब हो जाता हो, मेरी आदतें जो है, मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स फिर से उसको दिखते हो, मतलब कि वो उन दिनों एकदम मेरे शुरुआती दिनों में वो जो मीटिंग जाना है वो मेरे लिए एक जैसे एक वो कई बार यहाँ पे कहा जाता है मोबाइल फोन का जो प्रीपेड रिचार्ज होता है एक दिन का, वो उस तरह से काम किया करता था। क्योंकि मैं बस सिर्फ मीटिंग चला भर जाता था, इसके सिवा और कुछ नहीं करता था।
बल्कि मैं वहां पे भी घड़ी देखता रहता था कि कब वो मीटिंग खत्म हो और मुझे मुक्ति मिले। क्योंकि बैठ के किसी को सुनना, किसी की बात को, ये इतना पेशेंस तो मुझ में कभी था ही नहीं। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में हमेशा ये किया था, मैं बोला हूँ और लोगों ने सुना है। और आखिरी आखिरी के पीरियड में तो ऐसा हो गया था कि मैं बोलता था और लोगों को, विचारों को सुनना पड़ता था। अब जिनको सुनना पड़ता था वो सुनते थे, अदरवाइज बाकी लोगों ने मुझसे दूरी बना ली थी अपने आप। तो मुझे यहाँ पे ए में आके दोस्तों, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मेरे अंदर समझ में आई कि वो था मेरा इंटेलेक्चुअल ईगो। मैंने ए में आने के लिए भी, कन्विंस अपने ब्रेन को करने के लिए भी, मैं बहुत सारे लॉजिक्स लगाया करता था कि फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ बताया जाता था कि अपना दिन का जो शेड्यूलिंग है उसको ठीक करो। मैं जब मीटिंग्स में आया था तो कोई स्पॉन्सर तो नहीं थे मेरे, लेकिन हाँ कई सीनियर फेलो मेंबर से बात किया करता था मैं। तो मैं उनसे इस बात पे तर्क किया करता था कि अ, मसलन मैं 26 साल का था तब मैंने पहली बार शराब पी थी। तो उसके पहले भी मैं ना तो कभी ना तो कभी मैं जल्दी सोता था, ना कभी जल्दी उठता था। तो तब तो मेरे हाथ में शराब नहीं थी। या फिर 26 साल से लेकर 38 साल की उम्र तक मैं एक सोशल ड्रिंकर था। शराब पे मेरा पूरी तरह से कंट्रोल था। लेकिन तब भी मैं ना कभी जल्दी सोया, ना कभी जल्दी उठा। तो फिर ये डिसिप्लिन को मेंटेन करना, इसका शराब से क्या रिलेशन है? तो कई लोग मुझे उस चीज से समझाते थे, जिनसे मैं बहस कर कर सकता था अपनी पुरानी आदत के अनुसार। उनसे मैं बहस करके, तर्क वितर्क करके उनको चुप करने की कोशिश किया करता था। कि मेंबर ऐसे थे जो मेरे इस नादानी को समझते थे और वो मुझसे ज्यादा बहस नहीं करते थे। बस वो सिर्फ ये कहते थे कि एक्सपीरियंस की फेलोशिप है, तुम धीरे धीरे तुमको अपने आप में ये एक्सपीरियंस होने लगेगा। और ये चीज वास्तव में कोई मुझे बिठा के समझा दे एक दिन में, कि मुझे एक महीने में पूरा प्रोग्राम समझ में आ जाए, तो मैं ये आइडेंटिफाई कर पाता हूँ, मैं खुद की मेरी बात कर रहा हूँ, कि मेरे साथ तो ये नहीं हो सकता था। क्योंकि मैं चीजों को कितना अंदर ले पाता हूँ ये एक अलग बात है, और उनको अंदर लेने के लिए मेरा ब्रेन कितना तैयार है ये एक अलग बात है। मतलब मेरी कैपेसिटी लेने की शायद है बहुत, लेकिन मेरा माइंड भी अगर उस तरह से तैयार हो ना, वो तब वो बात बनती है। तो मैं उस चीज को लेने को तैयार नहीं था। अब जाके मुझे ये समझ में आता है कि हाँ, जल्दी उठना या फिर जल्दी सो जाने से क्या मुझ पे इफेक्ट आता है। मैं जब तक अल्कोहलिक नहीं बना था, एक टिपिकल अल्कोहलिक, चाहे मेरी शराब बढ़ रही थी धीरे धीरे, लेकिन जब तक मेरा कंट्रोल था, तो तब तक मैं शराब अपनी चॉइस से, अपने मजे के लिए पी रहा था। अगर कोई सेलिब्रेशन है तो पी रहा था, दोस्त इकट्ठे हो रहे हैं तो पी रहा था। ऐसे कई तरह के ओकेजन्स हो सकते हैं। इन मौकों पे जब मैं शराब पीता था तब मुझे किसी तरह का गिल्ट नहीं होता था, क्योंकि मैं तो समझता था कि मैं आम लोगों से ज्यादा अच्छे से एंजॉय कर पा रहा हूँ जीवन को। आम लोगों क्या, अगर बर्थडे आता है, वो कुछ कोई बड़ी चीज को अचीव कर लेते हैं, सक्सेस मिलती है, तो वो लोग क्या ज्यादा अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाते? मेरा तो तरीका अपना अलग है। ईश्वर ने मुझे इतनी कैपेसिटी दी है कि मैं इसको इतना ग्रैंडली मना पाता हूँ। लेकिन जब मैं अल्कोहलिक बनता हूँ ना, तो तब वो एक्चुअली ये गर्व वाली बात नहीं हो जाती, तब वो गिल्ट वाली बात हो जाती है। और उस समय पे खास तौर से ये जो डेली लाइफ में जो डिसिप्लिन मैनेजमेंट है मेरा, मुझे ऐसा लगता है वो उस समय पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। मुझे याद है ऐसे कई दिन कि कभी कभार ऐसा हो जाता था कि किसी कारण से मुझे जल्दी उठना पड़ा, या फिर किसी कारण से मैं जल्दी सो गया। अधिकतर तो मैं जल्दी इसीलिए सो जाता था कि किसी दिन शराब अगर बहुत ज्यादा हो गई, तो अपने आप ही बेहोशी की हालत में पहुंच गया मैं ना। लेकिन अगर कभी कभार ऐसा कई बार हुआ कि 8 दिन 10 दिन तक मैंने शराब नहीं पी, और किसी कारण से मैं जल्दी सो गया, सुबह जल्दी उठा, तो वास्तव में मन में एक अच्छी फीलिंग आने लगती थी कि यार, जब मैं ये जल्दी उठना मेरे लिए ऑलमोस्ट एक इम्पॉसिबल सा टास्क है, लेकिन अगर मैंने ये कर लिया है तो फिर ये शराब को भी मैं कर लूंगा। एक इतना गजब का कॉन्फिडेंस आ जाता था कि अब तो मैं पता नहीं क्या कर सकता हूँ। बट बस वो समस्या सारी की सारी वही थी जिसको मैं समझ नहीं पाया था। और इसीलिए मैं मेरे ड्रिंकिंग स्पान जो है लाइफ का, उसके आखिरी के 3 साल जो मेरे एक्यूट अल्कोहलिज्म के थे वो बुरे थे। क्योंकि मैं इस चीज को समझ नहीं पाया कि ये फीलिंग सिर्फ थोड़ी देर के लिए रहती है मेरे मन में।
कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ और ये अच्छा हो सकता है आगे भी, लेकिन मैं उस पर कभी कोशिश नहीं कर पाता क्योंकि मैं एक बीमारी से ग्रस्त हूँ। ये बीमारी वाला जो फंडा है ना, ये सिर्फ यहाँ आके मैं आके समझा। अब अभी जैसे एक भाई फिजिकल एलर्जी की बात कर रहे थे, मैंने इसके ऊपर भी रिहैब में अपने काउंसलर से काफी तर्क वितर्क किया था कि आप जिस चीज को फिजिकल एलर्जी कहते हैं, एलर्जी तो वो होती है कि अगर मुझे किसी केमिकल से, किसी सब्सटेंस से, किसी भी एक्सटर्नल आइटम से अगर एलर्जी है, तो मेरी बॉडी उसका विरोध करती है, उसको रेजिस्ट करती है, और अपने आप ही मैं उस चीज से दूर होता हूँ। तो अगर आप शराब को फिजिकल एलर्जी कह रहे हैं, तो फिर मैं शराब के पास कैसे जा रहा हूँ उल्टा? ऐसा कैसे हो रहा है? तो वो मुझे ये कहते थे कि नहीं, डॉक्टर सिल्कवर्थ ने इसको बताया है कि कुछ इस तरह के केमिकल्स रिलीज होने लगते हैं और मेरी क्रेविंग बढ़ने लगती है। तो क्योंकि उनके दिए हुए तर्क से मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाया था, इसलिए जो चीज मेरे भले की है मैंने उसको भी साइड लाइन कर दिया था। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था मेरा। मैं कई बारी फेलो मेंबर्स की शेयरिंग सुनता हूँ, उसमें भी ये चीजें सामने आती है कि एक अल्कोहलिक होने के कारण से जो चीज मेरे फायदे की है, अगर वो मेरे तर्क में नहीं बैठ रही है, या फिर मेरा जो स्वार्थी दिमाग है, जो मैं सुनना चाहता हूँ वो वाला जो मेरा एटीट्यूड है, बस मैं वही सुनूंगा जो मैं सुनना चाहता हूँ, इस कारण से कई बार मेरे फायदे की जो बातें होती है ना, उनको भी मैं अमल में नहीं ला पाता हूँ, या फिर उनको मैं ठीक से सुनना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि एक माइंड मैंने पहले से बनाया हुआ होता है। मैं अपने सोब्राइटी के वेरी अर्ली डेज में कुछ सीनियर फेलो मेंबर से रोज बात किया करता था। अभी जैसे मैंने बताया मेरे स्पॉन्सर नहीं थे उस टाइम पे। मैं तकरीबन 8 महीने सोबर हुआ था, उसके बाद मुझे स्पॉन्सर मिल पाए थे। तो मैं कई फेलो मेंबर से बात करता था, और वो मुझसे कहते थे कि दिन में जो भी किसी भी तरह की कोई भी भावनात्मक समस्या, कुछ भी कोई डिस्टरबेंस हो तो हमसे डिस्कस किया करो। तो मैं जब ये देखता था कि जब मैं उनसे डिस्कस कर रहा होता था, तो मुझे क्या जवाब मिलना चाहिए पहले से मेरे दिमाग में पूरा प्रिपेयर्ड होता था। चाहे उनका जवाब 5 मिनट का हो, चाहे उनका जवाब आधे घंटे का हो, ये मेरे दिमाग में पहले से प्रिपेयर्ड होता था। और वही का वही जवाब अगर मुझे नहीं मिलता था, तो मैं दूसरे किसी फेलो मेंबर को फोन लगाता था, और अगर किसी से भी वो जवाब नहीं मिल पाता था, देन मैं उस क्वेश्चन को छोड़ देता था। और नेक्स्ट टाइम के लिए मेरे मन में ये आता था कि इन लोगों से बात करने से कोई खास मतलब नहीं है, मेरी लाइफ है, इसको मैं ही सबसे अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ। आज तक भी क्योंकि मैं 20 साल का था, तब से मैंने अपने डिसीजन, हर एक डिसीजन, मैंने अपना बिजनेस जो है वो खुद जमाया, पैसे का जो अरेंजमेंट है वो मैंने खुद किया, बिकॉज मैंने अपनी मम्मी से पैसे मांगे थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। क्योंकि मैं जब सिर्फ 16 साल का था, तब मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। घर में सिर्फ मैं, मम्मी और मेरी बड़ी सिस्टर थे। तो कई लोग उनको आके ये कहते थे कि भाई जवान लड़के के हाथ में पैसा नहीं देना चाहिए, अदरवाइज वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। मैं पढ़ने में दोस्तों अच्छा हुआ करता था, तो सभी कुछ ठीक चल रहा था। मेरा एजुकेशन एक अच्छे लेवल पे चल रहा था, और बिजनेस मेरी करने की इच्छा थी, इसीलिए मैंने मम्मी से पैसे मांगे थे। जब उन्होंने मना किया था, तो वो सबसे पहला ईगो का प्रॉब्लम जो है ना, वो मेरा वहां से आया था कि जब अगर मैं पढ़ने में अच्छा हूँ, मेरी कोई बुरी आदत नहीं है, मैं एक अच्छा बेटा हूँ, फिर मुझे क्यों मना किया जा रहा है? तो मैंने वो रिसेंटमेंट एक तरह से अपनी मदर के लिए मेरे मन में क्रिएट हो गया था कि अब मैं इनको कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा। एक दिन वो आएगा कि जितने पैसे मैं इनसे मांग रहा हूँ, जैसे वो एक उम्र थी, वो अभी मैं 42 ईयर्स का हूँ, उस समय पे मैं 20 साल का था। तो आज से वो 20-22 साल पहले का वो जमाना और वो उम्र थी कि मैं सोचा करता था, वो मूवीज में जैसे होता है ना, कि आज तुम मुझे 10,000 के लिए मना कर रहे हो, एक दिन आएगा जब मैं उल्टा तुम्हें 10 लाख दूंगा। तो इस तरह से मैं ये मेरे दिमाग में चला करता था। मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अगले 5-6 साल में वो बहुत अच्छा जमने लगा था। और यही कारण था कि जब मैं 26 साल का हुआ था, तब एक बार मुंबई गया था कुछ काम से, और वहां पर एक दोस्त जो है वो मुझे किसी पब में लेके गया। और मुझे आज भी बहुत अच्छे से ध्यान है दोस्तों, मैंने शराब सिर्फ इसलिए पी थी क्योंकि मैं समझता था कि मैंने कम उम्र में काफी कुछ अचीव कर लिया है। मेरा एजुकेशन अच्छा है, मैंने अपना बिजनेस भी जमा लिया है, पैसा भी मेरे पास अच्छा है, बाकी सबके पास में ये नहीं है।
जो मेरी उम्र के हैं या फिर जो मेरे साथ के हैं, तो मैं अब सब कुछ पाने का हकदार हूँ, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार इंसान हूँ। बाकी सब लड़के जो हैं वो तो 15 साल, 16 साल, 20 साल की उम्र में शराब पी लेते हैं। मैं तो 26 का हो गया हूँ यार। मुझे पीने का हक है पूरा। मैंने इसलिए पी थी। दिमाग में कोई ऐसा फितूर नहीं था कि शराब क्या है, चलो इसको चखते हैं, क्या होता है इसमें। दिमाग में ये था कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो शराब पीते हैं। जो अब इसमें भी यह है कि जो सक्सेसफुल होते हैं वो पीते हैं, तो मुझे भी पहले सक्सेसफुल होना है, तब मैं पीऊंगा। तो इस थॉट से जब मैंने पी थी और पी, तो ऑब्वियसली फिर वो मजा आने लगा। और फिर मैंने अपने लाइफ का एक तरह से ये बना लिया था कि कहीं भी कुछ भी इंजॉयमेंट अगर करना है, किसी चीज के मजे को दुगना तिगना 10 गुना करना है, तो शराब पीना है। तो ये चीज काफी टाइम तक चली। 38 साल का मैं हुआ तब तक मैं कंट्रोल ड्रिंकिंग था मेरा। और उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ था कि कुछ समय के लिए मुझे अपने बिजनेस को रोके रखना जरूरी हो गया। कुछ गवर्नमेंट के कुछ रूल्स रेगुलेशंस ऐसे आए थे। और उन दिनों भी मैं ये सोचता था कि मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तो अगर मैं कुछ टाइम के लिए फ्री हो गया हूँ तो मैं पीता हूँ, मैं इसको एंजॉय करता हूँ। क्योंकि पहले तो मैं कभी कभार ही पी पाता था, हफ्ते में एक दिन या 2 दिन पी पाता था। तो अब मैं इसको आराम से रोज पीऊंगा, एंजॉय करूंगा। तो वो जो आखिरी के 3 साल थे, मतलब जब मैं 38 से 41 की उम्र का हुआ, पहले साल बहुत मजा आया मुझे। दूसरे साल भी चल रहा था ठीक ठाक, लेकिन ये लगने लगा था कि यार ये तो अब कंपलसरी हो रही है मेरे लिए। और तीसरा साल जो है दोस्तों, वो मेरा सबसे बुरा था। अगर मैं नहीं पी रहा होता था तो पूरे समय 24 घंटे मेरे दिमाग में शराब घूमती थी। और अगर पी लेता था तो रोना आता था मुझे कि ईश्वर ये मैं कहाँ फंस गया। तो मैं कभी कभी ये समझ पाता हूँ कि वो आखिरी के 6 महीने जो मेरे एक्यूट अल्कोहलिज्म के थे, तो उस समय पे मैं हमेशा पीने के बाद में रोया करता था, ईश्वर के सामने बैठ जाता था कि भगवान मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है, यहाँ पे कोई चीज काम नहीं आ रही है। मैं समझता हूँ मैं बहुत अच्छा पढ़ा लिखा हूँ लोगों से ज्यादा, वो काम नहीं आ रहा है। मैं समझता हूँ मेरे पास पैसा दूसरों से बहुत ज्यादा है, वो यहाँ पे काम नहीं आ रहा है। मेरा इतना खुश परिवार है, मेरी वाइफ, मेरी एक ही बेटी है, मैंने किसी के साथ कोई बुरा नहीं किया, फिर ये क्या हो रहा है। निकालो आप मुझे यहाँ से, चाहो तो आप मेरा सब कुछ ले लो, मैं अब थक गया हूँ, हार गया हूँ। तो आई थिंक वो जो पावरलेसनेस वाली बात आती है ना, जो फर्स्ट स्टेप में हमारी आती है, वो फीलिंग थी मुझ में। मुझे लगता है अब एक अल्कोहलिक जब ये मीटिंग्स में आता है, तो वो जो पावरलेसनेस है, कई बारी हम जैसे 12th स्टेपिंग का काम करते हैं, अभी एक शेयरिंग में एक भाई बोल रहे थे कि 12th स्टेपिंग का काम कब करना चाहिए। तो आई थिंक ये अब समझ में आता है कुछ समय में बिताने के बाद में कि वो पावरलेसनेस वाली फीलिंग जो है, वो जब तक किसी अल्कोहलिक में नहीं होती, तो अपने आप ही विलिंगनेस नहीं आती। अगर मैं अपने आप को शक्तिहीन नहीं मानता हूँ, तो वो इच्छुकता भी आना मुश्किल हो जाता है मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए। एक समय था जब मैं शक्तिहीन नहीं हुआ था पूरी तरह से, लेकिन इच्छुकता थी, पर वो दब गई और मैं पीता गया। और फिर आखिर में मैं पूरी तरह से शक्तिहीन हो गया, तो फिर तो इच्छुकता आनी थी। तो आई थिंक ये वो पहले ही आ जाती है, और जब भी वो प्रोग्राम में आना जो है ना मेरा, वो सक्सेसफुल हो पाता है। और मैं ये देखता हूँ कि अगर मैं जब भी आ जाता हूँ प्रोग्राम में, तो डेफिनेटली एक न्यू कमर के लिए बहुत सारे ऐसे सवाल हो सकते हैं कि जिनका उसको तुरंत आंसर नहीं मिलता, क्योंकि पहले दिन से कोई स्पॉन्सर मिल जाए ये जरूरी नहीं है। मैं देखता हूँ फॉरेन कंट्रीज में एक बड़ा अच्छा कल्चर है, पहले भी था और अभी भी कई कंट्रीज में है। क्योंकि अभी जब से ऑनलाइन मीटिंग चल रही है, तो बाहर की बहुत सारी मीटिंग्स मैंने अटेंड की। तो वहाँ पे ये कल्चर अभी भी है कि जब कोई बंदा नया मीटिंग में आता है, तो उसको ये पूछा जाता है कि आप कोई इनिशियल स्पॉन्सर लेना चाहते हैं क्या। तो लोग अपनी तरफ से स्पॉन्सरशिप ऑफर करते हैं। हमारे यहाँ पे अभी ये ट्रेंड कम देखने में आता है। तो कम से कम एक नए मेंबर को शुरुआती दौर में, एकदम पहले के 1 महीने में या 2 महीने में, ये समझ में आता है कि ए से मुझे किस तरह से हेल्प मिल सकती है, क्या क्या प्री रिक्वेजिट्स हैं कि हाँ ये मुझ में होना चाहिए, तभी मुझे ए जैसे प्रोग्राम से हेल्प मिल सकती है। क्योंकि ये कंफ्यूजन जो है ना, ये अगर किसी के दिमाग में होता है, जैसे मैं मेरी बात करूं, तो अल्कोहलिक अपना दिमाग खुद लगाने लगता है। सुनता वो जल्दी से किसी की है नहीं। शुरुआत में एक संकोच भी होता है, एक रेजिस्टेंस भी होता है।
दूसरे पे, किसी नए व्यक्ति पे विश्वास भी करना मुश्किल होता है। ऐसे कई सारे फैक्टर्स होते हैं कि वो सही चीज को पकड़ नहीं पाता। जैसे सपोज, जैसे अभी मैं कह रहा था, मेरे साथ में इंटेलेक्चुअल ईगो का प्रॉब्लम था। तो मैं हर चीज में वो 2+2 4, 3+2 5 ये लगाने की मेरी बहुत आदत थी। लाइफ की हर चीज इस तरह से नहीं चलती। स्पेशली ह्यूमन साइकोलॉजी जो है, लाइफ में जो हमारे साथ में हो रहा है, वो एक सिंपल अरिथमेटिक से या लॉजिक से नहीं चलता। ऐसी कई सारी बातें हैं। बिग बुक में बड़ी सुंदरता से इन बातों का उल्लेख है कि जैसे वो कहा गया है ना बिग बुक के एक जगह पे ये उल्लेख है कि बिजली क्यों कड़कती है, ये हमको आज तक नहीं समझ में आता। एग्जैक्ट इसका आंसर जो है वो साइंस ने दिया है, लेकिन वो साइंस में किसी ने दिया था तो उसको मैंने सुन लिया, और ठीक है, उसको मैंने मान लिया। अदरवाइज मैं क्या मानता इसको? अदरवाइज मैं इसको ईश्वर का चमत्कार मानता। पहले के बहुत पुराने लोग इसको यही मानते होंगे। लेकिन यहाँ मुझे एक बहाना मिल जाता है ये मानने का कि नहीं, ये ईश्वर का चमत्कार नहीं है, ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है। तो 12+12 जो है हमारी 12 कदम 12 परंपरा, उसमें एक बड़ी अच्छी बात लगती है मुझे कि भाई इस तर्क वितर्क में क्यों पढ़ते हो कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा। मैं अगर मैं अंडा भी खाता हूँ और मुर्गा भी, तो फिर मैं उसको खाते समय तो मैंने ये कभी नहीं सोचा कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा। लेकिन अदरवाइज जहाँ शराब की बात आती है ना, वहां पे मैं ढेर सारे लॉजिक लगाने लग जाता हूँ। अभी जैसे मैं टाइम और डिसिप्लिन मैनेजमेंट के लिए बोल रहा था कि जब मैं शराबी नहीं था तब भी तो लेट सोता था और लेट उठता था। तो फिर उसमें तब तो मैं शराबी नहीं बना, फिर अब क्यों बना? मुझे जो चाहिए कि मैं लॉजिक को लगाए बिना मैं ये सोचूं कि अभी मुझे इससे फायदा मिल रहा है क्या, और लॉजिक लगाने से मुझे क्या मिल रहा है। तो अगर बिना लॉजिक लगाए यहाँ पे आके यहाँ के लोगों की बात सुन के मुझे अगर कुछ आत्म शांति मिल रही है, जो कि मुझे एक्चुअली मिल रही थी उस टाइम पे, मैं मीटिंग जाया करता था तो पहले से बेहतर महसूस किया करता था। तो फिर मुझे इस प्रोग्राम में फेथ रखने में क्या दिक्कत है? पर नहीं, वो दरअसल क्या है ना कि मैं ये तो कहता था कि मेरा मेंटल ऑब्सेशन लिफ्ट हो गया है, लेकिन मैं शायद से बहुत जल्दी में था। मुझे ये था कि ये जो बात की जाती है कि मेंटल ऑब्सेशन कई महीनों तक रहता है, कुछ लोगों को सालों तक रहता है, तो यार ये ऐसे तो बात नहीं बनने वाली। ये इतना क्योंकि मैं दरअसल प्रॉब्लम को लाइटली ले रहा था। ये प्रॉब्लम उतना लाइट है नहीं मैं जितना ले रहा था उस टाइम पे। मुझे ये लग रहा था कि हाँ, वो पहले पैक से दूर रहने की बात की है आपने, ठीक है, मैंने उस बात को मान लिया। और मीटिंग रूम में आके मुझे ये समझ में आ गया है कि मैं अपने आप पहले पैक से दूर नहीं रह पाऊंगा। आज तो हूँ, लेकिन कुछ दिनों, कुछ महीनों या कुछ सालों बाद गड़बड़ हो सकती है मुझसे। तो उसके लिए मुझे कोई छोटा मोटा तरीका आसान सा चाहिए, बस और कुछ नहीं। ये आप इतने प्रोग्राम की बात करते हो, 12 स्टेप्स हैं, मीटिंग आओ, लिटरेचर को पढ़ो, स्पॉन्सर बनाओ, ये इतना सब अगर करना होता तो फिर तो बहुत मुझे ऑलरेडी इसके बारे में मालूम होता। एक ये प्रॉब्लम भी मेरा बहुत बड़ा होता है कि मुझे सब मालूम है, क्योंकि मैं समझता था मैं बड़ा बुद्धिजीवी किस्म का इंसान हूँ। बहुत लोगों से मिला हुआ हूँ। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं इंदौर में जो मेरे अच्छे दोस्त हैं। तो अगर ये इस चीज में कोई दम होता तो मुझे पता होता। तो ये कई सारे लॉजिक्स लगाने के बजाय अगर मैं सीधा सरल ये सोचूं कि जो अब तक हुआ उसको मैं छोड़ दूं, मैं अभी ये देखूं कि इस चीज से मुझे कुछ ठीक लग रहा है। तो अगर इस चीज से ठीक लग रहा है तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? उसके बाद में एक चीज है जो मैं अभी बोल रहा था कि हर कोई चीज एकदम से ठीक नहीं हो जाएगी, एवरीथिंग विल टेक टाइम। कि 12 स्टेप का प्रोग्राम है। अभी जैसे बिग बुक में भले ही ये कहा गया है, या फिर हम एक ही जो हिस्ट्री है उसके बारे में ये सुनते हैं कि बिल डब्ल्यू को प्रोग्राम दिया गया था हॉस्पिटल में और उनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई थी। तो अब मैं इस चीज को सुन के ये सोचता हूँ कि मैं भी उसके जैसा क्यों ना बन जाऊं। अब वो आदमी जो भी था, मुझे शुरुआती दौर में तो ये नहीं मालूम था उस आदमी का एजुकेशन क्या था, बैकग्राउंड क्या था। तो मैं तो बस ये देखता था कि वो शराबी है, मतलब वो मुझसे कहीं से भी बेहतर तो नहीं हो सकता। शराबी है मतलब वो मेरे जैसा ही होगा, तो जब उसको हो सकता है तो मुझे भी हो सकता है। और अगर मुझे 7 दिन में वो चीज नहीं हो रही है, वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हो रही है, सारी स्टेप्स मुझे 7 दिन में नहीं दे दी जा रही हैं, तो इसका मतलब फिर ये तो ठीक बात नहीं है। कुछ और रास्ता होना चाहिए। ये कंपेयर करने की जो आदत है ना मेरी,
ये तकलीफ देती है मुझे। मैं खुद को इवेल्युएट करने के बजाय, मतलब होता ये है बेसिकली मेरे साथ में कि सपोज अगर मुझे साइकिल चलाना सीखना है, तो मैं अपनी कैपेसिटी, अपनी शारीरिक शक्ति, मेरी शारीरिक क्षमता, मैं उस पर कितना समय दे रहा हूँ, इन सब को ना देखते हुए इस चीज को ढूंढने निकल पड़ता हूँ कि क्या तरीका मुझे मिले कि मैं एक दिन में एकदम चैंपियन की तरह साइकिलिंग करना सीख जाऊं। ये आई थिंक जो है ना, ये सबसे बड़ी समस्या थी जो मेरे साथ में आ रही थी। मुझे एक्चुअली उस तरीके से चलना पड़ेगा कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कि मैं अगर एक एक दिन करके धीरे धीरे चलता जाता हूँ तो डेफिनेटली मैं आगे बढ़ता हूँ। अब ठीक है साहब, मैं धीरे धीरे मीटिंग्स में जाने लगा था, प्रोग्राम पे भी मुझको वो भरोसा आने लगा था। अब स्पॉन्सर की बात आई। एक बार ऐसा हुआ था कि जब मुझे सोसाइटी में तकरीबन 6 महीने हो गए थे, एक फेलो मेंबर को मैंने फोन किया विश करने के लिए। उनको सोसाइटी में कुछ 7 साल हो गए थे उस दिन। उनको मैंने फ़ोन किया, यही करीब करीब सवेरे 7:30 8 बजे का टाइम था, और उन्होंने सडनली बोल दिया कि आपने स्पॉन्सर लिया। मैंने बोला नहीं। और पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने ये कह दिया कि क्यों, रिलैप्स करने की तैयारी, रिलैप्स होने की तैयारी कर रहे हो क्या? और मेरा दिमाग बहुत बुरी तरह से, मैं डर गया था कि ये सुबह सुबह इन्होंने क्या बोल दिया। कि ये तो फिर ऐसी बात हो गई कि आपको अगर सोबर रहना है तो स्पॉन्सर आपको लेना ही पड़ेगा। बट मेरे दिमाग में कई तरह के रिजर्वेशन थे। ऐसे बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत होना शुरू हो गई थी, और उनसे मैं अंतरंग बातें भी किया करता था। मैंने उनसे काफी अपनी निजी बातें भी शेयर की थी। ऐसे 4 5 लोग थे, लेकिन मैं हर किसी में कंपैरिजन किया करता था कि क्या ये आदमी ठीक रहेगा कि वो आदमी ठीक रहेगा। इस आदमी ने अपने जीवन में कितने गड्ढे किए हैं, उसने कितने गड्ढे किए हैं, कौन कितना पढ़ा लिखा है, किसके पास कितना पैसा है, किसकी सोब्राइटी नंबर ऑफ इयर्स में कितनी ज्यादा है। तब फिर मुझे एक बार ऐसा हुआ था कि कोई ग्रेटिट्यूड डे सेलिब्रेट हो रहा था हमारे यहाँ पे, और एक ओल्ड टाइमर आए थे। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि जब तुम कार ड्राइविंग करते हो, तो सॉरी, जब तुम कार ड्राइविंग सीखना चाहते हो, और अगर तुम किसी ड्राइविंग स्कूल की मदद से कार ड्राइविंग सीखते हो, तो वो कार लेके वो बंदा तुम्हारे घर पे आता है, या फिर तुम उस ड्राइविंग स्कूल में जाते हो, तो जो बंदा तुमको सिखाता है, क्या तुम उसकी पूरी इन्वेंट्री लेते हो कि भाई तेरी कास्ट क्या है, भाई तेरा एजुकेशन क्या है, तेरे पास पैसा कितना है, तू अपने बीवी बच्चों से प्यार करता है कि नहीं? नहीं। आप सिर्फ ये देखते हो कि उसको खुद को कार चलाना बहुत अच्छे से आता हो, वो दूसरों को कार चलाना अच्छे से सिखा सकता हो, उसके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो, दैट्स इट। मुझे उसकी पर्सनल लाइफ से क्या मतलब है? नोबडी इज परफेक्ट। मैं खुद परफेक्शन के तो मैं अभी पी के भी आसपास नहीं हूँ, और अपने मेंटोर में, अपने टीचर में मैं एक तरह से परफेक्शन देखने निकल पड़ता हूँ, जबकि मुझे खुद को पता ही नहीं है अभी। मेरे अंदर तो खैर है ही नहीं परफेक्शन, ये तो एक बात है ही, लेकिन मुझे भी नहीं पता है कि परफेक्शन होता क्या है, और मैं वो परफेक्शन अपने स्पॉन्सर में ढूंढने निकल पड़ता हूँ। तो ये चीजें जब थोड़ा थोड़ा माइंड में से क्लियर हुई ना, तो ये चीजें समझ में आई कि एक स्पॉन्सर जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि वो मेरा प्रिंसिपल है, वो मेरा, वो एक तरह से एक मेरा दोस्त है। कि जिस आदमी ने इस प्रोग्राम को मुझसे कहीं ज्यादा अच्छे बेहतर तरीके से लिया है, उनके पास में मुझसे कहीं ज्यादा अनुभव है, तो वो, जैसे वो जब मैं किसी स्टार्टिंग पॉइंट से कहीं पे अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ता हूँ, और बीच में कहीं पे दोराहा आता है, वहां पे अगर मैं 10 कदम भी इधर उधर होता हूँ, तो हो सकता है मैं अपने लक्ष्य से मीलों भटक जाऊं। स्पॉन्सर ये काम करते हैं मेरे लिए कि मैं भटकूं उसके पहले ही मुझे वो स्टार्टिंग पॉइंट पे ही अलर्ट कर देते हैं। तो बस ये, मैं ये मानूं कि वो एक तरह से मेरे गाइड हैं। मुझे वो सही दिशा दिखा सकते हैं जो मुझे नहीं मिल रही थी। क्योंकि ये एक प्रॉब्लम एक अल्कोहलिक के साथ यहाँ पे फेलोशिप में भी होता है, कि मैं जब अति उत्साही होता हूँ, मैं बहुत सारे मेंबर से बात करता हूँ। अब मेंबर्स कभी मुझे, ऑब्वियसली मेरा तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा कि कभी किसी मेंबर ने मुझे कोई गलत बात बताई हो, लेकिन हर मेंबर की रिकवरी का स्टाइल अलग अलग है। सबकी जो अल्कोहलिज्म का पीरियड था, उसमें सबका रॉक बॉटम अलग अलग है। इसलिए सबका बताने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है। चीजें वही बताएंगे, वो घूम फिर के एक ही बात पर आएगी, लेकिन अलग अलग तरीका हो सकता है। लेकिन क्योंकि मेरा माइंड जो है ना, मेरा समझने का जो तरीका है वो इतना अलग है, तो कई बारी मैं अलग अलग लोगों की बातों को सुन के कंफ्यूज हो जाता हूँ।
तो वो कंफ्यूज होने के बजाय मैं किसी एक आदमी पे अपने आप को सौंप देता हूँ। और आई थिंक इसीलिए स्पॉन्सर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थिंग फ्रेंड्स, एक चीज ये जो मेरे साथ में थी कि मुझे इस चीज की बड़ी तकलीफ थी कि मैंने पास्ट में ये किया, मैंने इतने गड्ढे किए, मैंने इसको ये बोल दिया, उसको ये बोल दिया, ऐसी बहुत सारी बातें थी। तो वो जो गिल्ट वाला पार्ट था, मैं ये तो देखता था कि मैं एक एक दिन करके शराब से दूर हूँ, मेंटल ऑब्सेशन नहीं है, ठीक है, अब मीटिंग में भी आ रहा हूँ। ये भी बहुत अच्छी बात थी कि 8 महीने बाद मुझे स्पॉन्सर मिल गए थे, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन गिल्ट वाला जो पार्ट था उसके लिए मुझे लगता था कि मैं क्या कर लूं ऐसा कि अपने मन को शांत कर लूं, वो जो पूरा जो समय खराब गया था उस समय को कैसे भी करके ठीक कर लूं। लेकिन यहाँ पे भी यही बात थी, ये चीज मैंने अपने स्पॉन्सर को बोली और उन्होंने भी मुझे सीधा साधा इसका यही जवाब दिया था कि गिल्ट से बाहर आओ, उस चीज को जो तुमने गलत किया उसको भूलो मत, उसको अपने आने वाले जीवन में एक गाइड की तरह यूज करो कि हाँ अब मुझे ऐसा नहीं करना है, और अब मुझसे ऐसा जाने में या अनजाने में ना हो जाए, इसके लिए मुझे क्या करना है वो करना है। वो करो, उसकी उसको प्रयोग करने की कोशिश करो बजाय गिल्ट पालने के। तो ये एक बहुत ज्यादा ये मेरे लिए, मतलब मैं कहूंगा कि ये मेरी रिकवरी में एक तरह का ब्रेक थ्रू रहा। क्योंकि कई बारी मेरे दिमाग में ये कंफ्यूजन आता था कि मैं अगर उन चीजों को भूल रहा हूँ तो कहीं मैं एक स्वार्थी इंसान तो नहीं बन रहा हूँ कि हाँ लोगों के साथ गलत किया, अब उसको भूल के आगे बढ़ गया। नहीं, यहाँ पे वो वाली बात नहीं है। मैं अपने मन में क्या रखता हूँ ना, मैं अपने मन से क्या सोचता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने किसी से माफी मांगी, मैंने उसके साथ अपने शराबीपन के दौर में जो किया था, उस चीज के लिए उसने मुझे माफ किया या नहीं किया ये एक अलग बात है। लेकिन अगर मैं पहले से ये माइंडसेट लेके माफी मांगता हूँ उससे कि ये माफ करेगा तो ठीक है, नहीं तो भाड़ में जाए, तो इसका मतलब ये है कि मैं मन से उससे माफी मांगे नहीं रहा हूँ। मैं यहाँ पे भी पहले से कंडीशन रख रहा हूँ कि इस आदमी ने मुझसे माफी मांगना चाहिए। मतलब जो मुझे स्टेप वर्क में बताया जाता है ना कि अमेंड करना चाहिए, अपनी गलतियों के लिए माफी मांगना चाहिए, डेली बेसिस पे भी अगर कुछ गलती हो जाती है तो तुरंत उसके लिए सॉरी बोलना चाहिए। तो ये मुझे देखना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं है कि मैं सॉरी सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि ये आदमी तुरंत के तुरंत एक्सेप्ट करके ऐसा बोल दे कि अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और अगर वो कोई बात नहीं वाली चीज नहीं बोलता है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं उल्टा उसके लिए रिसेंटमेंट पाल लेता हूँ। क्योंकि दोस्तों ये होता था मेरे साथ में। मैं किसी को सॉरी बोलता था और अगर वो तुरंत ही उस बात को ठंडा नहीं कर देता था तो मैं उसके लिए मन में रिसेंटमेंट पाल लेता था कि ये समझता क्या है अपने आप को, कितनी अकड़ है इसमें। अरे मैं अपने आप को देखना है मुझे पहले, क्योंकि मैं जिसको सॉरी बोल रहा हूँ वो शराबी नहीं है। उसके दिमाग में कोई रिसेंटमेंट आएगा या उसका कोई ईगो हाई होगा तो वो शराब की तरफ नहीं जाएगा, लेकिन मैं चला जाऊंगा। तो ये चीजें मेरे में जब आ पाती हैं, जब मैं गिल्ट से बाहर आता हूँ ना, तो वो गंदगी अगर पहले की कम होती है तो नई चीज मेरे अंदर आ सकती है। ह्यूमिलिटी की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कई बार, वो तभी आ पाती है कि जब मैं गिल्ट से बाहर आता हूँ। मैं बाहर आता हूँ और ये भावना लेके आता हूँ कि हाँ मैंने बहुत कुछ गलत किया था, लेकिन अब मैं ठीक राह पे चल रहा हूँ। अब मैं उसको ठीक करने वाली राह पे चल रहा हूँ और आगे ऐसा ना हो इसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तभी मुझ में ह्यूमिलिटी आती है। मुझे ये फील करने की आवश्यकता नहीं है कि कोई बहुत बड़ा मैं रेपिस्ट था या फिर कोई मर्डरर था। नहीं, कहा गया है यहाँ पे कि आई वॉज नॉट अ बैड पर्सन, आई वॉज नॉट अ मैड पर्सन, आई वॉज अ सिक पर्सन। ठीक है, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करूं कि एक बीमारी है मुझे जो हमेशा मेरे साथ में रहेंगी, और उसको उसके ऊपर मैं एक एक दिन करके काम कर रहा हूँ। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मुझे ये कहा जाता था एकदम वेरी अर्ली डेज में कि ऐसी जगहों पे मत जाओ जहाँ पे तुमको डिस्टरबेंस होता है, शराब पीने का ख्याल आ सकता है, या फिर कहीं पे मैं जाता हूँ कुछ इस तरह की बात होती है जहाँ पे लोग मुझे ताने मारते हैं, या फिर मेरा अपमान करते हैं, मेरे पास की बात करते हैं। तो मेरे दिमाग में शुरू से ये बना हुआ था कि नहीं, मैं तो उन सब लोगों के सामने जाऊंगा और उनको जाके दिखाऊंगा कि जिस विवेक के लिए तुम ये बोलते थे कि ये तो पी पी के मर जाएगा, देखो वो आज उसको 6 महीने हो गए, आज उसको 8 महीने हो गए। तो जब मैं लोगों के बीच में गया और मैंने देखा कि कोई खास, कोई बढ़ चढ़ के मेरी तारीफ नहीं कर रहा था, क्योंकि ये तो मैं समझ रहा था कि मैंने बहुत बड़ा कोई किला फतेह कर लिया है। भाई उनके लिए तो ये एक ऑर्डिनरी सी बात थी। वो लोग हमेशा एक तरह से धरती पे ही रहे, एक मतलब एक जिसको कहते हैं ना एक ग्राफ जो बनाते हैं हम स्टैटिस्टिक्स के लिए ग्राफ, तो ग्राफ पे वो हमेशा से जीरो पे ही थे।
मैं था जो माइनस में चला गया था। अब मैं वो माइनस, सपोज मान लीजिए मैं -5 पे था, मैं -5 से 0 पे आ गया हूँ, तो मैं उन लोगों को ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मैं तो 5 स्टेप ऊपर आ गया हूँ। जबकि उनकी नज़र में मैं 5 स्टेप गिरा हुआ भी तो था, तो मैं तो वहां से ऊपर आया हूँ, तो अब जाके मैं उनके बराबर आ पाया हूँ। बल्कि अगर देखा जाए तो उनकी स्थिति आज भी मुझसे बहुत अच्छी है, क्योंकि वो शराबी नहीं है। अगर वो शराब पीते भी हैं तो वो कंट्रोल कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता है। तो मैं इस तरह की किसी से कोई उम्मीद नहीं रखूं। मुझे लगता है कि मैं जब ये सोचता हूँ कि मैंने अपने शराबीपन में इतना इतना बुरा किया था, तो उसके साथ में इस चीज पर भी फोकस करूँ कि बहुत सारी ऐसी चीजें भी थी जो मेरे अंदर अच्छी थी। कई सारी हो सकती हैं, मेरी हॉबीज हैं, या मेरा एजुकेशन है, या फिर अभी मैं जैसे इंटेलेक्चुअल ईगो की बात कर रहा था, कि इंटेलेक्चुअल ईगो को अगर मैं सही डायरेक्शन में लगा सकूं तो ये भी मुझे हेल्प कर सकता है ना। बट वो डिपेंड इस बात पे करता है कि मेरा इंटेंशन क्या है, नीयत मेरी क्या है। मैं अगर ईगो अगर मुझे पालना ही है, मैं मानता हूँ कि ईगो कभी लाइफ टाइम किसी इंसान का नहीं खत्म होता, मैं मेरी बात कर सकता हूँ। तो क्यों ना यार मैं ऐसा करूं कि ये ईगो जो है ये मैं शराब के खिलाफ बना लूं, कि नहीं यार ये चीज ने मुझे बहुत बर्बाद किया है, इससे अब मुझे दूर रहना है, मैं उसके लिए एक बना लूं। लेकिन बस वो फिर वहां भी वो बात आती है कि एक शराबी को बैलेंस लाइफ बहुत जरूरी होती है। मैं सोबर भी जब हो जाता हूँ तब सोबराइटी ईगो से भी बचना मेरे लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है, जितना जो मेरा बेसिक नेचुरल ईगो था। तो मुझे लगता है कि मेरी क्वालिटीज जो है ना, मेरी क्वालिटीज है, मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, कितना मैं चीजों को मैं पहले किस तरह से ले पाता था, कुछ चीजें जो मुझ में बाकी लोगों से बेहतर थी, जिन चीजों ने मुझे कुछ अच्छा एजुकेशन लेने में, अच्छा करियर बनाने में, या फिर कई चीजों में मदद की थी, मैं उन चीजों को भी वापस अभी निखार सकता हूँ। क्योंकि वो क्वालिटीज मेरे शराबीपन के कारण से ऐसा नहीं था कि वो चीजें मेरे अंदर से खत्म हो गई थी। ये सिर्फ ये था कि वो चीजें दब गई थी, उन चीजों पे मैं काम नहीं कर पा रहा था, वो चीजें मुझे दिखती नहीं थी, उनसे मुझे फायदा मिलना बंद हो गया था। मेरी लाइफ में जो अच्छा अच्छा होता था वो उन चीजों से वो होना रुक गया था। मैं उन चीजों पे भी ध्यान दे सकता हूँ। ओवरऑल दोस्तों मुझे ये लगता है कि मैं कई बारी जब करता हूँ बात, कि मुझे बताया भी जाता है कि ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, मुझे अपने कैरेक्टर डिफेक्ट पे काम करना चाहिए, मैं बहुत सारी मीटिंग अटेंड कर लेता हूँ। अभी तो ऑनलाइन मीटिंग्स है, मैं खुद जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तब से लेके तकरीबन 6 महीने से 6 महीने तक, और अभी भी मैं अपने होम ग्रुप की मीटिंग्स डेली होस्ट, सॉरी डेली नहीं होती है, पर मैं रेगुलरली होस्ट करता हूँ। तो मुझे कई बार ये लगता है कि मीटिंग्स तो मैं बहुत सारी जा रहा हूँ, अपने होम ग्रुप की मीटिंग तो मैं होस्ट कर ही रहा हूँ, साथ में मैं दूसरी फेलोशिप की भी मीटिंग्स अटेंड कर रहा हूँ। मैं बहुत सारी शेयरिंग सुनता हूँ, कई शेयरिंग्स मुझे दिल को छू जाती हैं, कई बातें मैं नोट भी कर लेता हूँ। लेकिन वो सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है ना, वो है एक्शन का। वो मेरा कहीं ना कहीं पे अटक जाता है। वो सुनना बहुत अच्छा लगता है मुझे, और वो एक्शन करने की बात आती है तो वहां पे आके मैं ढीला पड़ जाता हूँ। क्योंकि एक को स्पीकर शेयरिंग में सुनता हूँ, एक किसी मीटिंग की कोई अच्छी बात मेरे दिल को छूती है, और वो शाम को या रात को या फिर अगले दिन किसी दूसरी शेयरिंग को सुन लेता हूँ, तो वो पहली वाली को भूल जाता हूँ मैं। तो मुझे आई थिंक ये चाहिए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि मैं एक्शन लूँ, उस चीज़ पे काम करना शुरू करूँ। जैसे सपोज कैरेक्टर डिफेक्ट की बात है, तो मैं जब एकदम नया नया था तो एक कैरेक्टर डिफेक्ट की एक लंबी चौड़ी लिस्ट मुझे पकड़ाई गई, जिसमें 200 के ऊपर कैरेक्टर डिफेक्ट है। मुझसे कहा गया इसमें से कुछ अपने आइडेंटिफाई करो। मैं मुश्किल से 3-4 कैरेक्टर डिफेक्ट को आइडेंटिफाई कर पाया। उसमें भी मुझे लग रहा था यार ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कि इन्होंने बिल्कुल कह दिया कि इस पे काम करो, काम क्या करना है। हाँ वो ठीक है, शराबीपन में मैंने किसी को थोड़ा ऊंचा नीचा बोल दिया होगा, हो जाएगा ठीक है, ये कोई खास बात नहीं। लेकिन वो थोड़ा जब कुछ महीने सोब्राइटी को हुए ना, थोड़ा सा जब ए के प्रोग्राम में आस्था आने लगी थी, तब उन कैरेक्टर डिफेक्ट पे जब काम करना शुरू किया, और वो पहले 3-4 कैरेक्टर डिफेक्ट जो मुझे सबसे ज्यादा मेरे अंदर लगते थे, उन पे जब काम किया तो अगले 15 नए खड़े हो गए यार। तो वहां से मुझे बड़ा ये लगने लगा कि जब मैं किसी चीज को समझना शुरू करता हूँ ना, तब तो वो आगे का भी समझ में आता है मुझे। इनिशियली सब कुछ समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि वो अपने अंदर जब झांक पाता हूँ और जब उन पे काम करता हूँ तो पता चलता है कि अभी कितनी गंदगी बची है यार मेरे अंदर। और
अभी गंदगी दूर करना तो बाद में आएगा, अभी मैं इनको पहले पहचानूं तो सही कि कहाँ कहाँ पे कितना कितना डैमेज हुआ है। मतलब इट्स लाइक दैट कि किसी बिल्डिंग के ऊपर कोई बॉम्ब गिरा है और घंटों हो गए उस बात को, अब जाके ये देखा जाए पहले तो कि बिल्डिंग के कौन कौन से हिस्से में कितना कितना डैमेज हुआ है। उसका रिकंस्ट्रक्शन रिनोवेशन वो पार्ट तो बाद में आएगा। तो वो जब मैं ईमानदारी से देख पाता हूँ ना, तब तो ये समझ पाता हूँ कि हाँ ये क्या हुआ है। तो मुझे इस पे किस तरह से काम करना पड़ेगा। लेकिन फिर बात वही कि काम करना पड़ेगा। अगर मैं नहीं कर पाता हूँ तो वो चीज़ नहीं हो पाती। अब जैसे कुछ टाइम पहले एक ओल्ड टाइमर से मुझे एक बड़ी अच्छी बात सुनने को मिली कि ए में तुम्हें 6 महीने हो जाए या 10 साल हो जाए या 25 साल हो जाए, कभी इस चीज को मत छोड़ना कि अपनी डेली इन्वेंट्री हमेशा लेते रहना। एक उन्होंने मुझसे कहा था, एक लेवल आएगा तुम भी इस चीज को फील करोगे ईश्वर की कृपा से कि तुमको ऐसा लगने लगेगा कि हाँ, मुझ में बड़ी सेरेनिटी आ गई है, आत्म शांति, ह्यूमिलिटी भी आ गई है। कहने लगे हैं भाई लोग कि अरे हाँ भाई तुम तो बड़े विनम्र हो। और तुमको एक सेटिस्फेक्शन लेवल भी आ जाएगा। फैमिली, बिजनेस, फ्रेंड सब कुछ ठीक चलेगा। उस समय पे भी अपनी डेली इन्वेंट्री लेना मत भूलना। अदरवाइज ये जो छोटे छोटे करके हम लोगों में कैरेक्टर डिफेक्ट इकट्ठे होते हैं ना, इन्हीं का पहाड़ बनता है। और वो आम आदमी में बने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे जैसे शराबी में बना तो मुझे वो वापस शराब की ओर ले जा सकता है। और ये दिक्कत तब ज्यादा आने के चांस होते हैं जब मैं थोड़ा सा निश्चिंत होकर बैठ जाता हूँ। जैसे जब मैं नया नया था तो मुझे हर काम करने की जल्दी थी। अभी मुझे मात्र 1.5 साल हुए हैं, तो अभी मुझ में बड़ी एनर्जी है कि हाँ तो ठीक है, मुझे धीरे धीरे समझदारी से चलना है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जब किसी शराबी को 10-15 साल, कुछ भी जो भी है, 5 साल, 10 साल, 20 साल हो जाए, तो तब उसके दिमाग में ये आ जाए कि हाँ मैंने अब बहुत कुछ हासिल कर लिया है। खैर वो बात आगे की है, लेकिन वो बात मुझ पे भी अप्लीकेबल होती है, क्योंकि आखिर में क्या है ना कि मैं शराबी हूँ। किसी और शराबी में हो सकता है कि ये जो सेटिस्फेक्शन और शांति वाली बात है कि हाँ मैंने, अब मैं काफी शांत हो गया हूँ, अब ठीक हो गया, वो हो सकता है कि उसमें ये वाली भावना 15-20 साल बाद आए। लेकिन हो सकता है मेरे जैसे आदमी के अंदर अभी आ जाए, 6 महीने बाद मुझे 2 साल हो जाए, उस दिन मेरे अंदर ही आ जाए कि अब तो 2 साल हो गए, मैंने बहुत सीख लिया। तो मैं अगर अपनी डेली इन्वेंट्री लेता रहता हूँ तो वो फिर उस दिन वो इस तरह की कोई भ्रामक स्थिति बनने के चांस मेरे दिमाग में नहीं रहेंगे। और मैं समझ पाऊंगा कि ये मेरे साथ में क्या हो रहा है, कहाँ से अपना सफर मैंने शुरू किया था, उसके बीच बीच में मैंने कहाँ गलतियां की और आज मैं कहाँ पहुंचा हूँ। कितना परिवर्तन है मेरी स्थिति में, मेरी सोच में, तब में और अब में। उस समय की क्या स्थिति थी, मैंने क्या स्टेप्स लिए, अब की मेरी क्या स्थिति है, अब मुझे क्या स्टेप्स लेने हैं, ये जब तक मैं डेली इन्वेंट्री नहीं लेता हूँ मुझे समझ में आना मुश्किल होता है। तो बस दोस्तों, यही कुछ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। आप लोगों ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये मैंने प्योरली एंड प्योरली पिछले 1.5 साल का जो मेरा रिकवरी का अनुभव है वो मैंने रखा है आपके सामने। अगर किसी को कोई बात ठीक ना लगी हो तो क्षमा करें। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सत्यन भाई। थैंक्स अ लॉट।